ना दिल की बात ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे बीच युवा प्रतिभावान विनीत त्यागी जी हैं, और जो कि कांग्रेस पार्टी से कई 2 दशक से मैं देख ही रहा हूँ कि उससे जुड़कर ये बहुत सारे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, वर्तमान 2021 का कोरोना के पहले जो 2020 में कोरोना आया था, उसमें भी विनीत जी बहुत सक्रियता से लगे थे और लोगों की सेवा किए थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू मिलवाएं जिन्होंने इस 2000 कोरोना में जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने माँ बाप को कंधा नहीं दिया, अपने माँ बाप की तरफ देखा नहीं, लेकिन विनीत त्यागी इस विपरीत परिस्थिति में भी घर से बाहर निकले और कोरोना से बहुत सारे व्यक्तियों को हर तरह की मदद किया। अब मैं चाहूँगा विनीत जी थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए कुछ। जी, बाकी तो आपको पता ही है, लेकिन जैसा कि आपने ऑडियंस के लिए मैं जो बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विनीत त्यागी है और जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 8 से। पहले प्रदेश सचिव रहा हूँ युवा कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और लमसम 17-18 साल से, जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि लगभग 2 दशक से देखते आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बिल्कुल सच है उसमें। और थोड़ी सी अब मैं ये कहूँगा कि 2 साल की कमी 2 दशक में मेरी है, लेकिन 18 साल से निरंतर सेवा करने का कार्य पूरे जिले गाजियाबाद के अंदर या प्रदेश में करता रहा। विनीत जी, सवाल ये है, हर कोई भयभीत है, डरा हुआ है कि भाई मैं कोरोना के पास जाऊंगा, मरीज को तो छूने नहीं चाहता। जी हाँ। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि नहीं मैं जाऊंगा, उनको कंधा भी दूंगा, उनकी सेवा भी करूंगा? कैसे हुआ आपको? देखिए, ये होता है जेनेटिक, ये बनने से नहीं होता। ये जैसे बोलते हैं ना कि बचपन से आदमी के अंदर क्वालिटी होती है या बच्चे के अंदर वो जीन होते हैं। समाज सेवा के व्यक्ति जो करने वाले हैं, वो राजनीति में हों ना हों, लेकिन वो अपनी ड्यूटी समाज सेवक के रूप में, एक देशभक्त के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे कि वो समाज सेवक होते हैं जो 100% डेडिकेटेड होते हैं। ऐसे ही मेरी प्रेरणा बचपन से मेरे माँ बाप से मिली है। हमेशा वो ज़मीनी किसान हैं, जॉब में भी रहे हैं, और बिल्कुल उन्होंने जो शिक्षा दी है वो दी है कि इंसान पहले, धर्म बाद में। इसी के ऊपर हमने ये कार्य किया है और लोगों को याद करते गए। बिल्कुल। कोरोना काल में देखिए अजी, हाँ, थोड़ा मैं बारीकी चाहूँगा कि लोग आपकी बात को सुने और प्रभावित होकर और भी आगे बढ़े। तो कैसा फीलिंग हो रहा था, किस तरह की घटनाएं आपने देखी, क्या मंजर देखा आपने? देखिए, दोनों काल के बारे में आपको दोनों 2020 में, जब 22 मार्च 2020 में लॉकडाउन का, या आप कहें कि कोरोना का जो संकट शुरू हुआ था, तो जहाँ बैठे हुए हैं इसी फार्म हाउस में लमसम 1.25 लाख लोग के आसपास यहाँ पर गए हैं, प्रवासी लोग, जिनकी खाने पीने की व्यवस्था, बच्चों के रुकने की व्यवस्था, जैसे कि अगर एक दिन में दूसरे दिन जाया करते थे तो आप 3 सेट उधर देखेंगे, इस हॉल में आप बैठे हुए थे, उधर आप सामने बैठे हुए थे, सब जगह व्यवस्थाएं उनके लिए थी। और डरने की बात इसलिए नहीं थी कि हमेशा से ही मानना रहा है कि जिस दिन मौत आएगी जाना उस दिन है, तो बीमारी से हमने डरने का मामला कभी नहीं रहा। हमें लगा, जब उन बच्चों को देखते थे, उन पैदल चलने वाले प्रवासियों को जो सोनीपत से आ रहा है, राजस्थान से आ रहे हैं, 15-15 दिन, 12 लॉकडाउन के दौरान पैदल चल के आते थे, जब उनको देखते थे ना चेहरों को, और उन्हें लगता था कि यहाँ से जाएंगे, तो जो उम्मीद की किरण उनके चेहरे पर होती थी, तो डर खत्म हो जाता था कि हमें भी कुछ होगा। ऐसा फील होता था कि ऊपर वाला हमें बचाने वाला है, हमें इनकी मदद करनी है। ये बात सच्चाई थी। और कोरोना काल में अब जैसा कि आप दौर देख रहे हैं, अब ज़्यादा संकट का रहा है, लेकिन 2021 का जो रहा है, क्योंकि इसमें आपने देखा मेरे गांव में भी 120 के आसपास डेथ हुई है। 120 के आसपास डेथ हुई है। और उनका एज एवरेज क्या था? एज एवरेज अगर मैं बात करूं तो 30 से लगा करके 45 साल का और 50 साल का जो ये एज ग्रुप है, ज़्यादा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसा आपने सवाल किया, सबसे बड़ी चीज़ इसमें विश्वास है। कोरोना काल में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशेंट अगर पीड़ित है कोरोना से, तो आपको घबराना नहीं, बहुत ईमानदारी से ऊपर वाले पे भरोसा रखते हुए उसको बिल्कुल पूर्ण विश्वास से बोलना है कि हम तेरे साथ खड़े हैं। और घबराने की बात नहीं है, कोरोना कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। दवाइयाँ प्रॉपर समय पे लीजिए। अपने पेशेंट को, अपने किसी व्यक्तिगत तौर पर कोई भी इंसान जो पीड़ित है, उसे सबसे पहली दवाई विश्वास की दवाई है। उसे आप विश्वास दिलाइए कि हम पूर्ण तरह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारे साथ हैं, और उसका सहयोग कीजिए। समय समय पर उसके नज़दीक जाइए और बातें कीजिए। ये मेरा अपना बात। विनीत जी,
2-3 सवाल मेरा होगा, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। जी जी और जहाँ तक मैंने देखा कि जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं गाजियाबाद में, जो धुरंधर राजनीतिक जिनको जनता ने चुना, जी चाहे वो कोई भी हो, जी। किसी भी पार्टी के हो, हाँ जी। नाम लेना उचित नहीं हाँ है, जी। वो सड़क पे नहीं आए। हाँ जी वो जैसे उनको लगा कि सांप ने डस लिया हाँ जी। और एक काल कोठरी में जाके बैठ गए। जी जी इस स्थिति में आप बाहर आए, जी तो उसके पीछे 2 चीज़ें कंट्रोवर्सी आती है जी कि हो सकता है कि भाई आपको लगता हो या लोगों को लगा कि नहीं ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति के साथ में सबसे बड़ी कमी एक होती है कि वो कोई भी काम करेगा जी। तो उसमें एक दाग जरूर लगाते हैं आम लोग। एलिगेशन ये जनता का सवाल है ही मेरा। नहीं, जनता के सवाल में जवाब दे रहा जी। हूँ। तो जनता में विपक्षी भी तो लोग होते हैं ना। जी, जी। जनता में को बहुत सारे लोग फेवर करने वाले भी होते हैं, बहुत सारे विपक्षी भी होते हैं। हंसी इसलिए आ रही है कि आपने वो बात सच्ची कही है, तो मैं कहूंगा जवाब बिल्कुल क्लियर तो दूंगा। वो लोग नहीं निकले नहीं, जवाब बिल्कुल क्लियर दूंगा आपको, और फिर उन लोगों पर आऊंगा। असलियत में होता क्या है, कटाक्ष तो होते हैं, और राजनीतिक आदमी कोई भी कार्य अगर करता है तो उसे राजनीतिक रूप दिया जाता है, वो विपक्षी लोग देते हैं। लेकिन ये जनता को सोचना चाहिए कि राजनीति करने से पहले उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या सही में ऐसा था, या ये चेहरा इसने मुखौटा लगाया। मुखौटा लगा। अब मैं फिर बोल दूंगा, आप हो सकता है ना दिखाएं, मेरा मोदी जी वाला मुखौटा नहीं है नहीं है। कि भाई पीछे कुछ और सामने कुछ, या उन लोगों की तरह जो गाजियाबाद में बड़े बड़े स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और जो नजर नहीं आए, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य के लिए तो बात बहुत दूर की, जब यहाँ पर हमारे सीएम साहब आते हैं तो वो सब कोरोना से उस समय दूर हो जाते हैं उस दिन, और उससे पहले सब लोग कोरोना पीड़ित हो गए। तो ये मुखौटा जनता को समझने की जरूरत है कि असली जननेता कौन। जो आपका बैकग्राउंड है जनता समझ रही है। ये देखिए, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा राजनीति में, मैं 2004 से आया हूँ, और मैं 12th क्लास से ही मैं कितनी सेवा करता रहा हूँ। 12th से पहले वो मेरा गांव 30,000 पॉपुलेशन का है, वो जवाब देगा कि भाई विनीत का जो चेहरा है वो बनावटी चेहरा है, या फिर पॉलिटिकल चेहरा है, या फिर ईमानदारी का चेहरा है। तो मेरा कहना ये है, ये चेहरा जो आप देख रहे हैं वो ऐसी, चुनाव हारने के बाद ही मैं ऐसे ही मुस्कुरा रहा था, और जो लोग जीते हैं या कुछ लोग हारे हैं उनकी हंसी गायब हो गई है। मैं चुनाव हारने के बावजूद भी ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ। क्यों? मेरा काम था कार्य करने का। मैंने किया। जीत और हार फल की इच्छा ऊपर वाले के हाथ में बात है, तो वो वाली बात है, सेवा कर रहे हैं, फल ऊपर वाला देगा। विनीत जी, 2 बड़े सवाल जी। कोरोना, जैसा कि लोगों ने कहा कि भाई ये चाइना का एक अपना प्रोडक्ट है ये। जी। चाइना ने वायरस बनाया जी। और सब जगह भेजा। जी। चाहे जो भी प्रतिद्वंदिता रही हो हाँ जी। चाइना की। जी। तो क्या मोदी यानी भाजपा सरकार की जी। ये बहुत बड़ी मतलब एक तरह से नीतिगत रणनीति फेल हो गई कि हमारे देश में इतने लोग मौत के घाट उतर गए? बिल्कुल। उसने तैयारी नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं विद एग्जाम्पल आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आंकड़ा पता नहीं दिखाया जा रहा है कि 4000 आदमी रोज मतलब गाजियाबाद में या यूपी में एक्सपायर हुआ है। आप मेरे गांव में 18 जिला पंचायत में मैं मतलब चुनाव लड़ा हूँ, और मेरा गांव जिला पंचायत से बाहर है। 120 के आसपास, इसमें 5-6 ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन उतनी एग्जैक्ट है कि 100+, ये एग्जैक्ट है। आप कनौजा गांव में जाएंगे, अकेले 90 आदमी के आसपास वहाँ एक्सपायर हुए हैं। ये दर है इस समय के जो 2021 के कोरोना की। जब 2020 में कोरोना आया, आपने क्या उससे पहले प्लानिंग नहीं की? क्योंकि आपको पता था कि दूसरी लहर आएगी। लोगों ने हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कोष में दान दिया, और वो कोष 3 लोगों के द्वारा बनाया गया। क्यों उसमें आरटीआई ने डाली जस्ट, ये सवाल मेरा भी आपसे, आप बताइएगा, बाद में बेशक बताइएगा। तो क्या ठगी का कारण नहीं था? जिन लोगों ने कोरोना के नाम पर, जिन देशभक्तों ने, भारतवासियों ने, या फॉरेन से भी कोई एड आई अगर, तो वो अगर मदद की, वो मदद कहाँ गई? राम ऑडिट नहीं हो सकता उसकी, क्यों ऑडिट नहीं हो सकता? सार्वजनिक किया जाए। हाँ, सार्वजनिक होना चाहिए था। और इस कोरोना काल में जो अभाव से लोग मरे, दवाइयों के अभाव से, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ऑक्सीजन की वजह से अपनी जान गंवा दी, दवाइयों के अभाव में अपनी जान गंवा दी, ट्रीटमेंट ना होने की वजह से अपनी मतलब कि जान जो है वो गंवा दी। इन सब चीजों के लिए मुझे आप बताइएगा, आपके चैनल पे मैं पूछना चाहता हूं, किन लोगों को आप जिम्मेवार ठहराएंगे जिन्हें 2020 में हजारों करोड़ रुपए का अनुदान जनता ने दिया? मतलब दान दिया, अनुदान नहीं, दान दिया। जो दान जनता ने दिया, क्या उसका जनता के ऊपर पैसा लगा? दवाइयां तक, ऑक्सीजन तक नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। और हिंदूवादी सरकार, हम लोगों को तो बदनाम किया जाता है कि हम पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन बिना धर्म की राजनीति किए लगातार सेवा कर रहे हैं। इस गाजियाबाद के अंदर प्रथम व्यक्ति आपके सामने बैठा है कि जो बिना जान की चिंता किए 1.25 लाख लोगों को भेजने का कार्य किया। अपनी टीम के साथ में 5-6 लोग मेरे साथ होते हैं।
तो ये आपके मन में सवाल होना चाहिए कि जो हिंदूवादी सरकार बनती है, जो हजारों सौ गंगा के पुत्र ने ये मैले कर दिए गंगा को, कि जैसे गाना मुझे याद आ रहा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो उनके पुत्र हैं, गंगा के पुत्र बताते थे अपने आप को, गंगा की गोद को गंदा करने का काम किया। हजारों सौ जो हिंदू थे उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं मिली, उन्हें दफन होना पड़ा। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, जिन्हें कीड़े मकोड़े खाने का काम किया, जिन्हें कब्र भी नहीं मिली, तो उन्हें आप हिंदू कहोगे या मुसलमान कहोगे? ये सवाल आप पूछिएगा इन सरकार के नेताओं से, इन बड़े जो नेता बने बैठे हैं सरकार। मतलब आपका मतलब है कि मोदी सरकार की नीति पूरी तरह फेल जो दिखे पूरी तरह अब सवाल ये है, अंतिम सवाल है विनीत जी, जीवन जो है ना आशावादी एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है नेचर की, ये आशावादी होना चाहिए, परिवर्तन की गति। क्या लगता है कि जो देश में जो राजनीतिक चक्र चल रहा है तो वो उसका गति परिवर्तन की तरफ बदलेगा इतना बड़ा आप हादसा होने के बाद? देखिए, जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों के घरों से लोग गए हैं, वो भली बात ही समझ गए हैं हॉस्पिटल पहुंच करके कि सरकार ने क्या किया। आपके जैसे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं या आपके जो मैगजीन चलाते हैं, ऐसे ही लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। बड़े चैनल जितने हैं वो बिक चुके हैं, और यही कारण है कि इस समय पर जो मीडिया रोल प्ले कर रही है वो उस पक्षधारी सत्ताधारी नहीं, पक्षधारी कहूंगा मैं, जो सत्ताधारी नहीं, पक्षधारी रेफरी का रोल प्ले कर रही है सत्ताधारी पार्टी के लिए। जैसे एक रेफरी पहले से ही मन बना लेता है ना किसको जिताना है, तो मीडिया ने इस जनता के सामने जो हूबहू मैसेज होना चाहिए था, जिस समय जो सवाल होने चाहिए थे, उस समय जनता को गुमराह करने का कार्य किया। सच सामने नहीं लाया। सोशल मीडिया पे एक बात चली कि टीवी चैनल देखना बंद कर दो, लोगों ने टीवी चैनल देखने बंद कर दिया। आप देख लो कि ये कहीं ना कहीं जो फायदा मिला है लोगों को, सबसे ज्यादा कोरोना से भी ज्यादा ये भारतीय मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग जिम्मेवार हैं कि जो जिस वजह से मृत्यु हुई। क्यों? कि हॉस्पिटल में जाओ तो ऑक्सीजन नहीं, जाओ तो फिर दवाइयां नहीं। आपने कोरोना काल में जगह जगह लगा दिया ये अपने तैयारी नहीं किया, बिना तैयारी किए लॉकडाउन लगा रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट है लोगों के लिए, आपने किया क्या? रसोइयां जगह जगह क्या चालू हुई, झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे यहाँ हजारों पड़े हुए थे, उन्हें देखिएगा कहाँ तक हम जैसे लोग गांव से पहुंच चुके हैं उन लोगों की मदद कर रहे हैं। ये सब पहलू हैं। इन सब बातों का मेरा कहना है कि सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया ने जो कहा कि इन चैनल्स को बंद कर दो और जो कोरोना की खबर दिखा रहे हैं इन्हें बंद करिए, उसको देख करके मैं कहूंगा कि लोगों में विश्वास पैदा हुआ। आपके जैसे सोशल मीडिया वाले लोगों से, यूट्यूबर से, मैगजीन वाले लोगों से, उन लोगों ने किरण जगाई कि ये मीडिया को देखना बंद कीजिए और ईमानदारी से आप जो है सोशल मीडिया के लोगों की बात सुनिए। जब जाके आपको देखने को मिला है कि कोरोना कंट्रोल हो रहा है। लॉकडाउन भी कोई ना कोई पहलू है, लेकिन सबसे बड़ा पहलू है कि जो सोशल मीडिया और यूट्यूबर ने विश्वास दिलाया है पेशेंट्स को, उनसे ज्यादा उन बिकाऊ मीडिया से ज्यादा जिन्होंने बिना पैसे के ईमानदारी से कार्य किया कि हाँ हमारी ड्यूटी है जनता के लिए सर्व करना, नेशन के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके, अंतिम सवाल, तो क्या अब इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो बीजेपी को सत्ता खोना पड़ सकता है? देखिए सवाल है। देखिए, मैं देश भर में आपने देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल में स्थिति क्या है आपके सामने है। दिल्ली में ऑलरेडी है ही नहीं। चलिए, हमारी तो कुछ गलतियां नहीं, हमें तो कुछ बदनाम किया जाता है बहुत सारे पहलू, लेकिन जनता उन 70 सालों को याद कर रही है जो 7 साल गए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, सच बोल रहा हूँ क्योंकि आप वैसे चैनल से नहीं है और मुझे जानता हूँ, मैं बोलता भी तो दिखाते नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्योंकि समाज के लिए आप एक मैसेज दे रहे हैं, दिखाएंगे, तो इसलिए सच बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति वो है जातिगत राजनीति, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आओ, धर्म का नगाड़ा बजाओ, विकास की बात मत करो, और सरकार लोग बहक जाते हैं। यही कारण रहा है, और उसके अंदर कमियां अगर हम गए हैं तो हम अपनी भी कमियां मानते हैं, लेकिन कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति पार्टी ने नहीं की। और इन्होंने जैसा ये धर्म के नाम पे राजनीति की है, अब जनता भी समझ गई है कि किसानों के भी नहीं है। जो काला दिवस आपने देखा अभी 2 दिन पहले, काला दिवस किसानों ने मनाया, ये किसानों के भी नहीं है, बॉर्डर पे जवानों के भी नहीं है, लाइन में लगे आम इंसानों के भी नहीं है, और व्यापारियों के भी नहीं है, और माताओं बहनों की इज्जत के सम्मान के बचाने वाले भी नहीं है, और बच्चों को दवाई की किल्लत
पहुंचाने वाले ये व्यक्ति हैं, ये बच्चों के भी नहीं हैं, ये छात्रों के भी नहीं हैं, ये एजुकेशन को लगातार महंगा कर रहे हैं। ये किसके हैं? ये गिने चुने 10 उन गुजराती लोगों के हैं जो उस देश को खाना चाहते हैं। ये मेरा विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले विषय में हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।